नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 6 दिन में 90 लाख शिव भक्तों ने हरिद्वार से भरा गंगा जल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, बारिश से बिगड़े हालात का लिया जायजा। तीसरी खबर में जिक्र बंगाल का, बंगाल में लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता पर बोला हमला। चौथी खबर में जिक्र बांग्लादेश का, हम चीन के पीछे लग्गू नहीं, भारत से संबंध चट्टान की तरह मजबूत, विदेश मंत्री मोमेन का बड़ा बयान। और साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि हाथों में तिरंगा, जुबा पर भारत माता की जय, प्रवासी भारतीयों ने कनाडा में दिखाया खालिस्तान समर्थकों की रैली का मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से आ रही है मोदी सरकार, तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में 6 दिन में 90 लाख शिव भक्तों ने हरिद्वार से भरा गंगा जल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रावण मास के कांवड़ मेले को प्रारंभ हुए 6 दिन बीत चुके हैं। रविवार को छठे दिन शाम 6 बजे तक 32,40,000 शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा है। अब तक कुल 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अभिष्ट शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। उन्होंने बताया कि बीती 4 जुलाई से प्रारंभ हुए हरिद्वार के कांवड़ मेले में लगातार शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को शाम 6 बजे तक हरिद्वार से 32,40,000 कांवड़ियों ने गंगा जल भरा और उन्होंने बताया कि बीते 6 दिनों में हर की पैड़ी सहित हरिद्वार के अन्य पवित्र घाटों से लगभग 90 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर गंतव्य शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजी से की बात, बारिश से बिगड़े हालात का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हो रही है और इसके चलते चारों ओर पानी पानी हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा बंद कर दी गई है, जिससे हजारों तीर्थयात्री जम्मू और गुफा मंदिर के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हालात का जायजा लिया है। बात दिल्ली की करें तो यहाँ भारी बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चारों तरफ जल जमाव हो गया है, मिंटो ब्रिज बंद कर दिया गया है और कई सांसदों के बंगलों में पानी भर गया है और कई जगहों से पेड़ गिरने, दीवार ढहने की खबरें आ रही हैं। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता बनर्जी पर बोल दिया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर गहरी चिंता जताई और हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चुनावों के दौरान बंगाल में हिंसा, आगजनी और अराजकता की बार बार होने वाली घटनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार हर काम में फेल साबित हो रही है। दोस्तों, चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की व्यापकता को देखना निराशाजनक है और विनाशकारी साधनों का सहारा लेने की संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है और दुनिया भर में लोकतंत्र के सार को कमजोर करती है। धांधली के कई उदाहरण का जिक्र करते हुए ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बजाय मत पेटियों के इस्तेमाल की भी आलोचना की और उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी द्वारा सारी हदें पार करते हुए हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम चीन के पीछे लग्गू नहीं, भारत से संबंध चट्टान की तरह मजबूत, विदेश मंत्री मोमेन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने शनिवार को कहा कि उनका देश संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और वो किसी भी देश के अधीन नहीं है। मोमेन ने यह भी कहा कि पड़ोसी भारत के साथ उसके संबंध चट्टान की तरह मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंध में एक सुनहरे अध्याय में हैं। मोमेन ने यहाँ विदेश सेवा अकादमी में डिप्लोमेटिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम चीन की ओर भाग रहे हैं, लेकिन हम किसी की ओर नहीं जा रहे। उन्होंने चीन को विकास का साझेदार बताया, लेकिन इस बात की भी संभावना से इनकार किया कि बांग्लादेश चीनी कर्ज के जाल में फंस सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय, प्रवासी भारतीयों ने कनाडा में दिया खालिस्तान समर्थकों की रैली का मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थक रैली के खिलाफ बड़ी
संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे और अपने हाथों में तिरंगा लिए उन्होंने इस रैली का विरोध किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थक शनिवार को कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर एकत्र हुए। हालांकि इनकी संख्या रैली का विरोध कर रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से काफी ज्यादा थी। प्रवासी भारतीयों ने इस दौरान रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहराया और भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। खालिस्तान समूह के पास सिख फॉर जस्टिस के नेता हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर थे जिसकी 18 जून को ब्रिटेन में हत्या कर दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फौज ने दिखाया चीन को दम, टैंकों की दहाड़ से गूंजा लद्दाख, सिंधु नदी में उतरे T-90 और T-72 टैंक। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर सदैव मुस्तैद रहती है, समय समय पर अभ्यास भी करती रहती है। सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया और पहली बार बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फुट पर तैनात किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेक्टर द्वारा नियंत्रित तिब्बती क्षेत्र से होकर बहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्रांस से करीब 30 और राफेल विमान खरीदेगा भारत, इंडियन नेवी में होगी तैनाती, पीएम मोदी की यात्रा में होगी डील। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को अब राफेल लड़ाकू जेट के नौसैनिक समुद्री वेरिएंट की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह फ्रांस की यात्रा से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अंतिम फैसला होने की संभावना है। पीएम मोदी 13-14 जुलाई को बेस्टिल डे पैरेड में सम्मानित अतिथि के रूप में फ्रांस की यात्रा पर होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पैन को आधार से लिंक नहीं करना पड़ेगा, आपकी जेब पर भारी, देना पड़ सकता है 6,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आपने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस गलती की वजह से आप पर 6,000 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ सकता है और इसके साथ ही आपको वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का ITR फाइल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी और इस कारण आपका पैन निष्क्रिय हो गया और आपके पैन को दोबारा शुरू होने में अधिकतम 30 दिन का समय लगेगा। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन का एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है और ऐसे में जब तक अपना पैन एक्टिव नहीं होगा आप ITR फाइल नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में तेज बारिश की वजह से 17 ट्रेनें रद्द, इन गाड़ियों का रूट कर दिया गया डाइवर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम का ज़बरदस्त कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कम 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले कुछ और दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच बारिश के मद्देनज़र उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 17 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। उत्तर रेलवे ने रविवार को जानकारी दी है कि उत्तर भारत क्षेत्र में संचालन करने वाली लगभग 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने एक बयान देते हुए कहा कि कई जगहों पर जलभराव की वजह से 4 जगहों पर ट्रेन की यातायात को स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि कानून में बदलाव से पहले देश भर के विभिन्न कोर्टों में गोद लेने के 900 मामले लंबित थे। सरकार के कानून में बदलाव के बाद जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई और तब से एक वर्ष में देश भर में 2250 से अधिक गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। मोदी सरकार से पहले देश भर में लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चों को असुरक्षित किया जाता था। आज केंद्र सरकार लगभग 65,000 बच्चों का गैर संस्थागत देखभाल के तहत संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बार 2 राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार की डील। तेलंगाना में पीएम मोदी ने BRS और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में
वरंगल में आप सबके बीच आया हूं। ये क्षेत्र जनसंघ के जमाने से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है और इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ। यहाँ पहले के मुकाबले अब ज्यादा निवेश आ रहा है और इसका फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। तेलंगाना की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने केवल 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देना। दूसरा, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाना और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करना। तीसरा, तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट करना और चौथा, तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो देना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर, मांगी रिपोर्ट, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी ली जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान भारी हिंसा हुई, जिसमें विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमकर निशाना बनाया गया। खुलेआम गोलीबारी और तोड़फोड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और इस बारे में कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं हुआ है, इसलिए ये आंकड़े ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद वहां क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की और घायल कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। इस भीषण हिंसा पर पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य के चुनाव आयोग के रूप में राजीव सिन्हा को नियुक्त करके सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक जितने लोग मारे गए हैं उन्हें टीएमसी के गुंडों ने मारा है। राज्य सरकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव लग रहा है। ये तभी संभव हो पाएगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या आर्टिकल 355 का इस्तेमाल किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सस्ता हो जाएगा ट्रेन का सफर, कम होने वाला है वंदे भारत सहित लग्जरी ट्रेनों का किराया। जी हाँ दोस्तों, रेल से सफर करने वाले लोगों को भारतीय रेलवे बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन और एसी चेयर यान वाले ट्रेनों का किराया घटाने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार रेलवे जल्द ही वंदे भारत सहित लग्जरी ट्रेनों के एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास और अनुभूति और विस्टा डोम कोच वाले किराए में 25% तक की कटौती करेगी। और बताया जा रहा है कि ट्रेनों में अधिक यात्रियों के सफर करने के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने ऐसी सीटिंग वाली ट्रेनों के किराए में छूट देने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में युद्ध स्तर पर संसदीय चुनाव की तैयारी, दिल्ली से जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में तेज विकास हालात में आई बेहतरी का हवाला देते हुए प्रदेश भाजपा को युद्ध स्तर पर संसदीय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार दिल्ली में भाजपा की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि जम्मू के साथ कश्मीर में भी जोर शोर से पार्टी के ध्वज फहराया जाना, बड़ी बड़ी रैलियां होना उत्साहजनक है। ऐसे में पार्टी नेता व कार्यकर्ता बेहतर समन्वय बनाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाकर उनका विश्वास जीते। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट ली। बैठक में उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी प्रदेश में संसदीय चुनाव के लिए लगातार मजबूत हो रही है। जम्मू कश्मीर में लोगों को भाजपा से बड़ी उम्मीदें हैं। बेहतर सुरक्षा माहौल में पार्टी नेता व कार्यकर्ता जमीनी सतह पर काम कर लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतर रहे हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाकर चुनाव की तैयारी करने का मुद्दा चर्चा में आया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब विदेश में बैठे खालिस्तानी समर्थक आतंकियों की खैर नहीं, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 21 नाम चुन कर होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने करीब 21 आतंकियों के नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में दर्ज किए हैं और लिस्ट में कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के नाम शामिल हैं। एनआईए की वेबसाइट पर इन खालिस्तानियों के नाम के साथ फोटो डाले गए हैं और लिस्ट में लखवीर सिंह लंडा, मनदीप सिंह सतनाम सहित कई नाम और ब्यौरे हैं। दोस्तों, एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे खालिस्तानियों पर चुन कर कार्रवाई होनी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन बॉर्डर पर हुंकार, लद्दाख में 15,000 फीट पर सेना के भीष्म टैंक और धनुष तोप तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख बॉर्डर पर पिछले करीब 3 साल से भारत और चीनी सेना युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। लेह से 200 किलोमीटर दूर लद्दाख की न्योम सरहद पर भारतीय सेना के जवान टैंक, तोप और नए वाहन
किस भी वक्त दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं और पहली बार बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फीट पर तैनात कर दिया गया है। साल 2022 में धनुष तोप को लद्दाख सरहद पर तैनात किया गया था। धनुष बेहद शक्तिशाली हॉवित्जर है और 2010 में डिजाइन की गई इस तोप को एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड बनाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुतिन ने जिनपिंग और शहबाज के आगे की दोस्त मोदी की तारीफ, मुंह देखते रह गए पाकिस्तान और चीनी नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 4 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी की और ये एक वर्चुअल सम्मेलन था जिसमें कई नेता मौजूद थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद थे। पुतिन ने इस सम्मेलन में जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की और उन्होंने आयोजन के लिए पीएम मोदी की तारीफ की और साथ ही उनके नेतृत्व की भी जमकर सराहना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब सुखोई और राफेल में हुई मुठभेड़, अमेरिका भी हैरान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन से भिड़ंत के बाद अब रूसी सुखोई Su-35 की फ्रांसीसी राफेल से मुठभेड़ हुई है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार राफेल और सुखोई Su-35 की ये मुठभेड़ इराकी सीरिया सीमा पर हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में मोदी बोले, कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान, हम योजनाओं का पैसा भेजते हैं, यहाँ कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीकानेर नौरंगदेसर गांव की सभा में कहा कि हम दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं और यहाँ कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है। कांग्रेस सरकार ने 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मतलब है, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। कांग्रेस की झूठ की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। पिछले चुनावों में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और इनके नेता ने 10 दिन में कर्ज माफ करने की कसम खाई थी। 10 दिन, 10 महीने और आज 4 साल में भी कर्जा माफ हुआ क्या? दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। IMD का बड़ा अलर्ट, यूपी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली बिहार के लिए भी अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, मानसून देश भर में कुछ दिनों से काफी एक्टिव है जिसकी वजह से झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में स्थिति और खराब हो गई है और कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं जबकि कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, भारत व पश्चिम भारत के राज्यों में 8 और 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने जा रही है। इसके बाद इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में 9 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और बढ़ने जा रही है। दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, आपके इलाके क्या है मौसम का हाल, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुस्लिम कम्युनिटी चीफ ने यूसीसी पर किया मोदी सरकार का समर्थन, कहा देश संविधान से ही चलेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पक्ष और विरोध में लोगों और तमाम दलों के तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष और भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा और वो यूसीसी का समर्थन करते हैं। आतिफ रशीद ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। अगर मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी संविधान के प्रति ईमानदारी से निभाती है तो हम देश के पसमानदा मुसलमानों को यूसीसी पर सहमति बनाने के लिए संवाद करेंगे और अपील करते हैं कि आप किसी भी तरह के छलावे में ना आइए, हमारा देश संविधान से ही चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वंदे भारत एक्सप्रेस ने मध्यम वर्ग को सुविधाओं की नई उड़ान दी, गोरखपुर में पीएम मोदी ने दिखाती हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए नई उड़ान दी है। देश के कोने कोने के नेता पत्र लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत ट्रेन चलाइए। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले उन्होंने जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की भी शुरुआत की। इससे पहले मोदी ने गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन रवाना करने की घोषणा की और कहा कि गीता प्रेस के कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू
जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में की जहरीली टिप्पणी, भारत ने जमकर लताड़ा और बोलती कर दी बंद। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लताड़ा और पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में बच्चों की स्थिति और सैन्य संघर्ष को लेकर टिप्पणी की गई थी। भारत ने यूएन में पाकिस्तान की इस टिप्पणी को जहरीली और राजनीति से प्रेरित करार दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तान की आलोचना की गई है और कहा गया है कि जो लोग कट्टरता में डूबे हैं उन्हें वही नजर आएगा। बहुसंस्कृतिवाद समाज को समझना ऐसे लोगों के लिए कठिन है। वहीं दोस्तों, यूएन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर असीम शर्मा की तरफ से पाकिस्तान की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। बुधवार को हुई बहस में पाकिस्तान के यूएन में राजदूत मुनीर अकरम ने अपने बयानों में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था और ब्रिटेन की तरफ से 1 महीने तक के लिए इस बहस का आयोजन किया जा रहा है।